हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे। बच्चों, अब नमस्कार की जगह जय हिंद बोलूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आप सबको, क्योंकि जब आप भर्ती हो जाएंगे तो जय हिंद शब्द आपके दिलो दिमाग तक उतर जाएगा। और बच्चा, यही शब्द रिटायर होते होते आप जब सबको राम राम नमस्ते बोलते हो ना, तो आपका राम राम नमस्ते बोलने का मन नहीं करेगा, सिर्फ जय हिंद बोलने का मन करता है। तो ये डिफेंस पर्सन की पहचान भी होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगता है सिविलियंस को भी ये शब्द जय हिंद। तो बच्चों, आपको बता दूं कि आज हमारे साथ, ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है, खड़े हुए हैं फ्लाइंग ऑफिसर, एयरफोर्स से रिटायर्ड हो चुके हैं। और एक्स, बच्चों दो ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप से ही ये रिक्रूट हुए हैं और वहीं से 40 ईयर्स की बहुत शानदार सर्विस करने के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस इनको रहा है एयरफोर्स में अपनी सर्विसेज देने का। बेटा और बेटी भी बच्चे डिफेंस से रिलेटेड हैं। और अब आप सोचिए, पूरा परिवार डिफेंस यानी भारत देश की सेवा में हाजिर है। और ये सौभाग्य है जिसको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। आपको भी मिलेगा, आपको मिले, ये कोशिश हमारी रहेगी बच्चों। और अगर आप जिस तरीके से जो भी बातें हमसे पूछना चाहते हो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप को लेकर के, आज बहुत सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे। कितनी शानदार सर्विसेज होती है एयरफोर्स की, ये भी आपको पता चलेगा। और बच्चे, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे उस बारे में भी कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में सर फर्क क्या होता है। इन सब बातों का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से दे रहे होंगे, क्योंकि उसी सर्विस में 40 साल नौकरी करके आना बड़ी बात होती है बच्चों। तो फ्लाइंग ऑफिसर आपके सामने खड़े हैं, रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर। और बच्चे, ये खुद ही अपना इंट्रो कराएंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि हम लोग डिफेंस से रिलेटेड तो नहीं है। डिफेंस के लोगों की तो एक अलग ही पहचान होती है बच्चों। और देश सेवा का मौका आप सबको मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ना केवल देश सेवा, बेटा जब भी आप देश की सेवा में उतरते हैं ना, तो गवर्नमेंट आपकी फैमिली की सेवा का बहुत ध्यान रखती है। ये बात भी आपको ये बताएंगे, यानी हर चीज की फैसिलिटी आपको दी जाती है। चलिए, तो सुनिए सर, प्लीज आइए और हमारे बच्चों का और इस चैनल का सम्मान बढ़ाइए सर। प्लीज, आपने आकर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका यहाँ आने के लिए। जी जी जी। जय हिंद बच्चों। लगा, ये रख लेते हैं, मैं लगा। आप सबका रोजगार विद अंकित चैनल में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं लगभग 40 साल की गौरवपूर्ण सेवा करने के बाद भारतीय वायुसेना से फ्लाइंग ऑफिसर के पद से रिटायर्ड हुआ हूं। और उस गौरवमय अनुभव को आज आपके बीच आप सभी होनहार, इंटरेस्टेड, टैलेंटेड और विलिंग कैंडिडेट्स के गाइडेंस के लिए, इनके कैरियर के लिए मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ अंकित भाटी क्लासेस की तरफ से रोजगार विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर हाजिर हुआ हूँ। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारी सटीक गाइडेंस का फ़ायदा उठाकर भारतीय वायुसेना में भर्ती होने का, एक्स और वाई ग्रुप में भर्ती होने का अपना सपना पूरा करेंगे। यहाँ पर मैं रोजगार विद अंकित टीम, जो कि एक अपने आप में परिपूर्ण टीम है, जो टेक्निकली साउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में साउंड है और जिनके पास ही बहुत अनुभवी फैकल्टी हैं जो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। बच्चों, आज मैं आपको एयरफोर्स के सिलेक्शन के प्रोसीजर के बारे में, जो शुरू से लेकर के अंत तक, जब तक आप एयरक्राफ्टमैन के पहले पद पर पहुंचते हैं वहां तक की पूरी आशंकाएं, पूरा प्रोसीजर
आपको यहाँ पर बताऊंगा और उसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए। और जैसे कि मैं अभी आपको एक बात का यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, आपको आगाह करना चाहूँगा कि भारतीय वायुसेना में सिलेक्शन जो होते हैं प्योरली आपके मेरिट के अनुसार होते हैं। यहाँ पर किसी भी स्टेज पर किसी भी तरीके से पैसे का लेन देन नहीं होता है। सिलेक्शन आपकी योग्यता के अनुसार होता है। और हम लोग यहाँ पर जो खड़े हुए हैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित भाटी की जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, आपको हर संभव हर वक्त हर बारे में आपको गाइड करेंगे, आपको योग्य बनाएंगे और आपके मेरिट के अनुसार भर्ती के लिए पूरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब मैं आपको पूरे प्रोसीजर के बारे में बताना चाहूँगा। बच्चों, सबसे पहले एक कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक्स और वाई ग्रुप का है। जैसे हमारे पहले क्लासेस में स्टेप 1 जहां पर आपको फॉर्म भरना है एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए या एक्स वाई के लिए, और उसके बाद में एग्जाम में रिटन टेस्ट देना है। ये पूरा विवरण आपको पहले क्लास में बता दिया गया है। इसके बाद अगर टेस्ट पास हो जाते हैं, फेज 1 पास हो जाते हैं, तो आप फेज 2 में जाते हैं। ये हमारा फेज 2 है, जहां पर फेज 2 के अंदर आपके कई स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है इसमें फिजिकल टेस्ट। ये फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको अगेन 4 पार्ट होते हैं। पहले भाग में आपको 1600 मीटर की जो रनिंग करनी पड़ती है वो 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। इसमें भी बहुत सारी जो सावधानियां हैं और जिसको आप अच्छे समय में पास कर सकते हैं वो हम आपको अगले क्लासों में जहां जहां डिफिकल्टी होगी बताएंगे। दूसरा स्टेप होता है पुशअप्स, 10 पुशअप, जो आप जो ना पुशअप करते हैं हाथ और पांव के बीच में ऐसे बैठ के जो लगाते हैं पुशअप, डिप्स जो ना 3 करना पड़ेगा, और 10 सेटअप्स। नाउ सेकंड है 10 सेटअप्स, जिसमें आपको प्लेन भाषा में बोला जाए तो बैठक, नीचे से ऊपर तक उठक बैठक है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद में 20 स्क्वाट्स, ये भी आपको बीच में आधा ऐसे सीधे सीधे करना पड़ता है, ये पोजीशन होती है। और ये आपको 10 पुशअप्स, 10 सिट्सअप और 10 स्क्वाट्स, एक साथ 20 स्क्वाट्स, तीनों को अपने अपने समय में अलग अलग पूरा करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। इसके बाद आता है आपका स्टेप 2 जो है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट के भी 2 पार्ट होते हैं। आपका टेस्ट नंबर 1 जिसको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बोलते हैं, ये एसआरटी टेस्ट होता है। इसके अंदर आपको एकेडमिक पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट के अंदर बच्चे घबरा जाते हैं कि ये टेस्ट है क्या। एक्चुअली हमारी पढ़ाई लिखाई से हटकर है। इस टेस्ट में पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा मतलब नहीं है, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आपके जो ना किस डिफरेंट सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। इसमें सर फेल होने का बहुत ज्यादा डर बच्चों को, आपको फेल होने का कोई ज्यादा डर नहीं है। और इसमें जैसे अभी मैं बताऊं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जो होता है उस क्वेश्चंस के, उस सवालों के 4 सीधे सीधे बहुत ही आंसर दिए होते हैं, जो सिर्फ बच्चा अगर अपनी समझ का प्रयोग करता है अच्छी तरह से तो वो सवालों के उत्तर दिए जा सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी किताबें रेफर करने की जरूरत नहीं है, इसमें डरने की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए एग्जाम्पल है, यदि आपके सामने रोड पर कोई व्यक्ति दुर्घटना से घायल सड़क पर पड़ा हुआ है तो आप इस स्थिति में सबसे पहले क्या करेंगे। आपको 4 आंसर दिए हुए हैं, इसमें चारों आंसर सही हैं देखिए, लेकिन कोई आंसर एक बहुत ज्यादा सही है, सटीक सही है, कोई उससे कम सही है, कोई इससे ज्यादा। जैसे इसके अंदर सबसे सटीक चुनना होता है, उसके मार्क्स ज्यादा होंगे, और उससे अगर कमजोर है उसके कम होंगे। किसी सब आंसर का 1 नंबर है तो दूसरे का 0.75 हो सकता है, तीसरे का 0.5 हो सकता है, चौथे का बच्चों 0.25 भी रह सकता है। और बच्चों किसी पे ऐसा नहीं है, किसी पे 1 नंबर है तो दूसरे पे 0 नंबर है, तो सब पे मार्क्स होते हैं, यानी किसी पे ज्यादा किसी पे कम, उस टाइप से मार्क्स। हाँ, और इस नंबरों को, टोटल नंबरों को जोड़कर आपका रिजल्ट तैयार हो जाता है। तो अगर इस सवाल में हम देखें तो उसको तुरंत प्राथमिक उपचार देंगे। अगर प्राथमिक उपचार नहीं देंगे, ज्यादा घायल हो गया है, ब्लड निकल रहा है, तो तब तक आप बाकी 3
ऑप्शंस को ढूंढते रहेंगे तो वहां पे मरीज के जो विक्टिम है उसकी डेथ भी हो सकती है। और इसमें चारों सवाल सही भी हैं, चारों करने भी हैं, लेकिन सबसे पहले अपना विवेक कौन सा यूज करना है, अपनी जो साइकोलॉजी कौन सी यूज करनी है, वो चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है बच्चों। इसके बाद में आपका आता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। अगेन इसमें 2 भाग होते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, इसमें भी 2 भाग होते हैं। जो इसके बारे में बताइए सर, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है कि ये पर्सनल इंटरव्यू क्या है और इसमें क्या करते हैं वो लोग। ये बच्चों पर्सनल इंटरव्यू है, जैसे आपको शब्द से ही पता चल रहा है। इसके बारे में आपके एजुकेशन क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आप एयरफोर्स की एयरफोर्स के बैकग्राउंड में और टेरेन में कैसे काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। इसमें डरने की कुछ बात नहीं है, इसके लिए कोई तैयारी भी नहीं करनी होती है आपको, ठीक है। कोई जीएस, कोई आपका रीजनिंग, कोई मैथ, कोई क्वालिफिकेशन एकेडमिक के बारे में आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। जस्ट पर्सनल इंटरव्यू। ये दोनों अडेप्टेबिलिटी टेस्ट हैं, मोर और लेस, कम और ज्यादा आपकी जो है ना एक साइकोलॉजिकल टाइप का टेस्ट होता है। अब ये होता है ग्रुप डिस्कशन। अब इसी का अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 का सेकंड पार्ट ये है ना ग्रुप डिस्कशन। बच्चों इसके अंदर क्या होता है, आपको एक ग्रुप बनाया जाता है, 10 से 15 बच्चे होते हैं उसके अंदर, और उस ग्रुप में आपको ये देखा जाता है कि आपका डिस्कशन कैसा है, आपकी कमांड कैसी है, आप ग्रुप के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, और आप उस तरह के डिस्कशन हो जाते हैं। इसमें कॉमन टॉपिक दिए होते हैं, इसमें भी कोई आपको पढ़ने की किताबों की वैसे जरूरत नहीं होती है। कॉमन टॉपिक्स के बारे में आपको अवेयरनेस जरूर होना चाहिए। जैसे प्रदूषण, जैसे अभी आजकल के माहौल में देखा जाए तो दिल्ली में या पूरे इधर एनसीआर के अंदर में प्रदूषण को लेकर के बात चल रही है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। आप बच्चों के अंदर में डिस्कशन करेंगे, कोई कुछ उपाय बताएगा, कोई कुछ बताएगा, तो उसमें उसी हिसाब से वो ऑब्जर्वर होता है, वो आपको देखता रहेगा। हाँ। और उसी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट देता है। तो बच्चे ये है, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं आज के जमाने में, जैसे यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, ये सब आपको सवाल नहीं डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको ग्रुप में डिस्कस करने हैं, एक रिजल्ट पर आना है और ये करना है कि स्मार्टफोन अच्छी बात है और इसका ये फायदे हैं। तो ये बात है, कौन किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है ग्रुप के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद ये दोनों चीज बहुत आसान चीजें हैं, इसकी कोई खास तैयारी आप लोगों को नहीं करनी होती। सर ने बताया बहुत ही कॉमन चीज है, इससे डरने की, अगर आप इससे डरे तो डिफेंस में भर्ती होने लायक ही नहीं है। तो बच्चों इनसे ये डरने वाली बात नहीं है, अगर आप इनसे 5-6 दिन तैयारी कर लो, आपस में ग्रुप में डिस्कशन कर लो, मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इसकी स्पेशली हम लोग तैयारी करवाएंगे, ठीक है। कब? जब आपका पास हो जाएगा फेज 1 यानी रिटन टेस्ट, मेन है वो। अगर वो पास कर लिया फिर आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? बिल्कुल जी। हाँ। बच्चों बिल्कुल भी किसी भी स्टेप पर कहीं भी अगर आपको दिक्कत पड़ती है, हम यहाँ पर हाजिर हैं, आपको हर संभव मदद की जाएगी और आपके हर एक आशंका को यहाँ पर सटीक ढंग से दूर किया जाएगा। हाँ। बच्चों इसके बाद है, अगर आपने ये पास कर लिया, उसके बाद में फेज 2 में आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट पास हो गया, उसके बाद आप जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन में। बच्चों मेडिकल एग्जामिनेशन में आपकी फुल एक्सटर्नल बॉडी का एग्जामिनेशन होता है और इंटरनल डायग्नोस्टिक्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिस्ट आउट किया गया है। आपके बाहर के बॉडी का कितनी हाइट है, कितना वेट है, आपकी कितनी चेस्ट कितना है, आपको जो ना 75 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। सर हाइट कितना होना चाहिए? मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 152.5 सेंटीमीटर बच्चों, ये मिनिमम हाइट है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये हर आदमी की इतनी हर बच्चे की इतनी हो जाती है और ट्रेड के अनुसार ये वेरी आगे बढ़ती है। ये वेट है आपका। उसके बाद चेस्ट 75 वेट आपको मिनिमम अभी दिखाएंगे आपको कि वेट कितनी हाइट पे कितना होना चाहिए, वो चार्ट पूरा देंगे आपको। बच्चों एक टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप रोजगार विद अंकित चैनल से जुड़ना चाहते हैं डिफेंस के से, तो ये पूरी पीडीएफ जो हमने यहाँ दी है ये आपको दे दी जाएगी, ठीक है। इससे आप
इससे आप पूरा जो भी हमारे डिफेंस की बातें होंगी, डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, इस टेलीग्राम चैनल पे हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। इसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए क्या है, अगर आपने टेलीग्राम अब तक यूज नहीं करते हैं तो डाउनलोड कर लेना, तब ये लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, और वहां कोई भी इंफॉर्मेशन डिफेंस की आती है हम देते रहेंगे आपको। हर बार हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर आपके चेस्ट तक हो गए, आई, नोज, ईयर्स, टीथ, फ्लैट फुट, नॉक नीज, आर्म्स, एल्बोस, ये सभी चीजें आपकी एक्सटर्नली चेक होती हैं। और उसके साथ साथ बच्चों का एक क्वेश्चन आया है कि क्या ग्रुप डिस्कशन हिंदी में भी किया जा सकता है? हाँ, इसमें कोई लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको किसी भी हिंदी और इंग्लिश की भाषा में दोनों में से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। तो सर ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश वाले को मार्क्स ज्यादा मिलते हैं और हिंदी वाले को कम मिलते हैं? देखिए, इंग्लिश और हिंदी में आपके विचार क्या प्रकट करते हैं वही देखा जाता है, आप किस भाषा में बोल रहे हैं। हाँ, इसका कोई मैटर नहीं है, बल्कि हिंदी को और प्रोत्साहन दिया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, हिंदी वालों मतलब इस बात से है कि आपका तर्क कैसा है, ये नहीं देखा जाएगा उसमें कि आप हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं। कभी आप सोचो मेरा साथी इंग्लिश बोल रहा था मेरे ग्रुप में, उसका तो ज्यादा नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। आपको जिसमें बेहतर लगता है आप उसमें जवाब दीजिएगा। चलिए, तो सर ने बताया कि ये चीजें चेक होती है मेडिकल में, बाहर की बॉडी की, है ना, और जो इंटरनल पार्ट्स के लिए क्या होता है सर बताएंगे। तो बच्चों, ये एक्सटर्नल पार्ट के अलावा आपके इंटरनल बॉडी भी, फुल ऑर्गन्स, आपके ब्लड, आपके यहाँ से फुल बॉडी ऑर्गन्स, ब्लड में आपके HB, TLC, DLC जितने पैरामीटर्स हैं वो सब होते हैं। यूरिन के अंदर भी ढेर सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी चेक होते हैं। स्टूल, हाँ, स्टूल भी चेक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक्सरे हो गया, ECG हो गया, आई टेस्ट, आईज के अंदर भी इंटरनल चेकिंग होती है, आपके रेटिना कैसे है और बाकी आंख की इंटरनल डिजाइन कैसी है। चश्मा भी अलाउड है। चश्मा इसमें कुछ ट्रेडों के लिए नहीं है, जैसे एयरफोर्स, पुलिस बाद में है, हाँ, लेकिन भर्ती होने के लिए चश्मा अलाउड है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। ये बच्चों हमारा वेट का चार्ट हमने बनाया हुआ है, कितनी हाइट पर कितना वेट होना चाहिए, और इसमें थोड़ा बहुत जो वेरिएशन होता है वो भी चल जाता है कम ज्यादा करके। ये जो ना, हाँ, इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हो बेटा, ग्रुप डिस्कशन ये सब हिंदी में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश की चिंता मत करो। एक बच्चों का सर क्वेश्चन है, इस बार फॉर्म आए थे, रिप्रेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया पिछली भर्ती का, जबकि हर बार 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ जाता है। इस बार 4 से 5 महीने हो गए हैं रिजल्ट को, इस बार नहीं आया। किस वजह से नहीं आया? कोरोना रही वजह, क्या रही, या कब तक आ सकता है, कोई आइडिया? एक्चुअली ये इंटरनल इश्यूज हैं अपना, और ज्यादातर कोरोना ने तो इफेक्ट किया ही है, तो रिजल्ट जल्दी ही इनका एक्सपेक्टेड है। और हो सकता है इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन की उम्मीद की जा रही है कि कुछ इसका कंपनसेशन एज के तौर पर मिल जाए। और जहां तक अभी अंग्रेजी और हिंदी की बात हो रही है बच्चों, ये टेस्ट तक भी अंग्रेजी और हिंदी बाइलिंगुअल होता है। आप अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। और हिंदी में आपको अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी में देना होता है और उसमें पास होना पड़ता है। उसके बाद कहीं भी आप हिंदी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों, ये क्या एज की रेंज क्या है? यानी 15 से 17 साल एज है तो ये लाइन आपके लिए है, 18 से 22 के बीच होता है ये लाइन आपके लिए है, और एक ये हाइट की रेंज दे रखी है। सर ने ये चार्ट बनवाया है, बिल्कुल इस हिसाब से आपको अपना वेट मेंटेन करना है। इसमें ±3 चल जाता है, 2, 1, 3 मेन है, आइडियल वेट ये है। ठीक है बच्चों, बाकी ±3 ऐसा अलाउड हो जाता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर। बच्चों, इसमें आपको वेट ही नहीं बल्कि पूरे मेडिकल के जो हमने पैरामीटर्स इसलिए आपको पहले दिए हैं कि आपको उसके बारे में जरूर थोड़ा बहुत जानकारी रख करके और केयरफुल रहना चाहिए कि हमारा वेट तो नहीं बढ़ रहा है। बीच बीच में अपने बॉडी को चेकअप भी कराते रहिएगा। टेस्ट पास कर लिए, बाकी सब पास हो गए, तो मेडिकल में भी पास होना जरूरी होता है। तो इक्वली इस पर भी ध्यान आपको देना है। चेक कैसे करना है? मान लीजिए आपने अपनी हाइट नापी, 172 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आपको एज देखनी है कि मैं 15 से 17 में आता हूं, तो मेरा 57 किलोग्राम वेट आइडियल वेट है। ठीक है, 59 किलोग्राम अगर आप 18 से 22 के हैं तो ये आइडियल वेट है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको इस तरह से मेंटेन करना है हाइट के हिसाब से। ये हाइट है तो ये वेट चाहिए, ये हाइट है तो ये वेट चाहिए।
ठीक है, 152 से कम हाइट किसी की होती नहीं। चलिए बच्चों, और उससे कम चाहिए भी नहीं है। अब इसके बाद हाँ, इसके बाद हमारा जैसे है ना, मेडिकल पास हो गए बच्चों। मेडिकल पास होने के बाद एक प्रोसेस गुजरता है, ऑल इंडिया मेरिट। ये देखिए, ऑल इंडिया मेरिट बनती है, आपके सभी मार्क्स के हिसाब से आपको ऑल इंडिया में मेरिट के बेस से सेलेक्ट किया जाता है। एक और बच्चे का क्वेश्चन आया है कि मैं पीसीबी से हूं तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा? जी हाँ, आप वाई ग्रुप के लिए अलाउड है ना। पीसीबी है, फिजिक्स तो आपके पास यहां भी है, लेकिन वहां मैथ्स चाहिए एक्स ग्रुप में, फिजिक्स और मैथ्स दोनों। लेकिन वाई ग्रुप में आपको फिजिक्स मैथ्स की कंडीशन नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है बच्चों, ये आपका पास होने के बाद ऑल इंडिया मेरिट बनती है। मान लीजिए हमें 10,000 बच्चे एयरफोर्स को चाहिए और 12,000 बच्चे पास हो जाते हैं, तो ये टॉप से जिसका मेरिट होगा, जिसको ऊपर से मार्क्स ज्यादा होंगे, उसी हिसाब से सिलेक्शन करते करते जहां पर 10,000 बच्चे हो जाएंगे वहीं पर कट ऑफ हो जाएगा। हाँ, एक सर बच्चे का क्वेश्चन है कि सर मेरा एक दांत खराब है, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है? दांत खराब है, देखिए दांत इसमें फुल टीथ होना चाहिए। आपके जो दांत हैं उसको 28 जो दांत होते हैं वो होना चाहिए। 28 बच्चों के लिए 28 से ही हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर आपका खराब है तो वो दांत को रिप्लेस करके भी वहां पर ले लिया जाता है। ऐसे इसमें कोई बात नहीं है, उतने आपको पॉइंट बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब ये हो गया, आप लोग मेरिट इन हो गए। मान लीजिए मेरिट इन के बाद में क्या होगा, जहां से आपने सिलेक्शन सेंटर भरा है उस सिलेक्शन सेंटर पर जाएंगे और वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया जाएगा। और वो ट्रेनिंग सेंटर जो है बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर आपको कर्नाटक बेलगांव 6 महीने के लिए बेसिक ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। यहाँ बेसिक ट्रेनिंग पर पीटी, परेड, सर्विस का नॉलेज और आपका डिसिप्लिन के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग देने के बाद आपको 10-15 दिन या 1 महीने पहले एक टेस्ट वहां पर कंडक्ट किया जाता है, ट्रेड टेस्ट जिसको बोलते हैं। सर क्या सभी की ट्रेनिंग बेलगांव ही होती है? हाँ, बेसिक ट्रेनिंग सभी की बेलगांव ही है। बेसिक ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, सबको बेलगांव ही जाना पड़ेगा, सबको वहीं जाना पड़ेगा। और वहां पर एक ट्रेड अलॉटमेंट टेस्ट होता है। बच्चों, इस टेस्ट में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। अब आप कहेंगे फेल नहीं होता तो ये टेस्ट क्यों किया जाता है? ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि बाई ग्रुप के अंदर जो बच्चे गए हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में बांटा जाता है। एक्स ग्रुप के अंदर जो बच्चे गए उनको एक्स ग्रुप की डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के अंदर बांटा जाता है। और वो ट्रेड क्या है वो मैं आपको बच्चों, भर्ती होने के बाद यानी आपको जब आप भर्ती हो जाओगे तब भी आपका एक ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद। लेकिन उस टेस्ट में कोई फेल नहीं होगा, डरना नहीं है। ट्रेनिंग हो गई तो इसका मतलब भर्ती तो आप हो चुके हो, बस अब आपको ट्रेड के हिसाब से छांटना है आपका किस तरीके से आप किसके लायक हैं, तो वो सब कुछ देखा जाएगा। मान लीजिए पुलिस वाला ट्रेड में भेजना है तो हाइट अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती है, तो ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। यही नहीं कि वो रिटर्न होगा, फिजिकली भी आपको देखा जाएगा, बहुत सारे तरीकों से देखा। चलिए वो ट्रेड बताते हैं सर आपको। तो बच्चों, जैसे कि हमने एक्स और वाई ट्रेड के बारे में जब जानकारी दे रहे हैं, तो एक्स ग्रुप की जो ट्रेड होती है उसके अंदर ये सारी ट्रेडें होती हैं। देखिए बच्चों, यहां पर है आपके स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्सन फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, वर्कशॉप फिटर, ऑटोमोबाइल फिटर, मैकेनिकल फिटर, ये एक्स ग्रुप की ट्रेड है। और जब ये ट्रेड अलॉटमेंट हो जाती हैं तो इन ट्रेडों के बीच भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ट्रेड है उनको बेंगलोर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। मैकेनिकल की जो ट्रेड है उनको मद्रास में भेजा जाता है और मद्रास में भी कई अलग अलग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। इसी तरह वाई ग्रुप की जो ट्रेड है ये वहां से लेकर के, ये टोटल वाई ग्रुप की ट्रेड है और भी इसके नीचे है। ये वाई ग्रुप का ट्रेड टेस्ट के बाद दिया जाता है ट्रेड है। इनको भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा जाता है। यहाँ पर बच्चों ट्रेड के हिसाब से किसी के 1.5 साल, किसी के 1 साल, किसी के 9 महीने ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद आप फुल फ्लैश्ड एयरक्राफ्ट्समैन बन जाते हैं। एक्स ग्रुप के हों या वाई ग्रुप के हों, आप दोनों ही, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी बच्चों 6 महीने की ट्रेनिंग कॉमन होती है और फिर 1.5 से 2 साल किसी की 6 महीने, वो ट्रेड के हिसाब से ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग यही नहीं है कि सिर्फ 6 महीने की, इसलिए कहते हैं कि एयरफोर्स की ट्रेनिंग वेरी करती है, फिक्स नहीं कह सकते कि कितने दिन की ट्रेनिंग। राइट, चलिए
और जिसमें बेसिक ट्रेनिंग से लेकर के लास्ट तक आप पेमेंट के हकदार हो जाते हैं। बीच में आपको हर महीने स्टिपेंड मिलता रहता है 14,600 रुपए, और बाद में एरियर्स मिल जाते हैं। जब आप एसी बन जाएंगे, एयरक्राफ्ट्समैन बन जाएंगे, तो आपको लाखों रुपए में, और जो है ना एरियर्स लगभग 5 से 7 लाख रुपया एरियर मिल जाता है जैसे ट्रेनिंग खत्म होगा। अच्छा सर, बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में जो है सैलरी कितनी बनती है वाई ग्रुप में लगने के साथ, और एक्स ग्रुप में लगते ही कितनी सैलरी इनको मिल जाती है, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। बच्चों सैलरी के बारे में अगर बात करें तो लगभग 45,000 रुपया वाई ग्रुप में लगते ही आपको सैलरी मिल जाती है, पहली सैलरी। और ये आगे थोड़ा हो सकती है, थोड़ा बहुत पीछे भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन वो जगह के ऊपर होती है। जैसे एक बड़े सिटी में चले गए तो वहाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज्यादा मिल गया, या जम्मू कश्मीर में चले गए तो वहाँ पे काउंटर इंटेलिजेंसी का जो अलाउंसेस है या प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं, वो 2-1 हजार आगे पीछे भी हो जाती है। और एक्स ग्रुप की बात करें तो ये 55,000 के लगभग 50 और 55,000 के बीच में आपकी पहली सैलरी बैठती है, यानी एक्स ग्रुप की सैलरी ज्यादा होती है। एक्स ग्रुप की सैलरी बच्चों, इस एक्स और वाई ग्रुप में जो डिफरेंस है क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सिर्फ केवल इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिफरेंस हैं। जो पहला तो एजुकेशन के बारे में आपको पता ही है, फॉर्म भरते ही आपको पता चल गया कि फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है एक्स ग्रुप के लिए, फिजिक्स मैथ्स एक्स ग्रुप के लिए, लेकिन वाई ग्रुप में बस 12 वाई ग्रुप में 12 पास, इंग्लिश में 50% दोनों ग्रुप में जरूरी होती है। ओके बच्चों, दूसरा है पेमेंट डिफरेंस। पेमेंट में जैसे बता दिया, एक्स ग्रुप वालों को 6200 पर मंथ के हिसाब से ये टेक्निकल अलाउंसेस, टेक्निकल पे मिलती है, ये ज्यादा होता है और लगभग 600 से 700 रुपया आपको टेक्निकल अलाउंसेस मिल जाते हैं। बस होता है, हाँ मॉनेटरी, बाकी कोई भी ज्यादा अंतर नहीं है इसके अलावा। तीसरा जो डिफरेंस है आपका वर्क प्लेस, वर्क्स एंड इट्स प्लेस डिफरेंसेस। एक्स ग्रुप के जो बंदे जाते हैं वो बच्चे जनरली टेक्निकल वर्क्स करते हैं और या इक्विपमेंट या एयरक्राफ्ट मशीनरी पे काम करते हैं, जबकि वाई ग्रुप के जो बच्चे हैं वो जनरली ऑफिस में काम करते हैं या सपोर्ट सर्विसेज में काम करते हैं। लेकिन बस ये 3 डिफरेंस के अलावा अगर हम देखा जाए ऑन अकाउंट ऑफ आपको यूनिफॉर्म के लिए, आपको अकोमोडेशन के लिए दूसरी सुविधाएं हैं, जैसे छुट्टी जाना है, LTC लेना है, कैंटीन सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके डिपेंडेंट माताजी के लिए, पिताजी के लिए, भाई बहनों के लिए, सबके लिए बराबर होती है। मैसिंग के लिए जहाँ खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, इस कोई भी इतने स्टेटस में कोई भी अंतर नहीं होता है। अगर आपके सामने यूनिफॉर्म पहनकर एक्स और वाई ग्रुप खड़े हो जाएं तो कोई पहचान नहीं सकता है कि एक ग्रुप है या वाई ग्रुप है। ठीक है बच्चों, तो ये रही आपके क्या डिफरेंसेस। उसके बाद में आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपका पहला जो फर्स्ट रैंक है, आप एयरक्राफ्ट्समैन बन गए, उसके बाद में 1 साल बाद लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन का प्रमोशन होगा। बच्चों आपको कितने प्रमोशंस मिल सकते हैं ये उसकी लिस्ट है। जो आप भर्ती होते हैं, भर्ती होने से कितने दिन में कौन सी रैंक आपको मिल जाती है, उसके बारे में सर बता रहे हैं। जैसे आपको एयरक्राफ्ट्समैन पहला रैंक मिला था, तो मान लीजिए हम एक्स ग्रुप की बात करें तो 55,000 के करीब आपकी पेमेंट बन रही थी। 1 साल के बाद आपके टेस्ट पास होने पर लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन का आपको रैंक मिल जाएगा, जिसमें आपके 1 साल के बाद रैंक के साथ साथ पेमेंट भी बढ़ेगा। ओके बच्चों, उसके बाद जब आपकी टोटल सर्विस 1 साल ये और 4 और साल जुड़ के टोटल सर्विस 5 साल हो जाती है, तो आपको कॉर्पोरल का प्रमोशन मिलता है और बीच में जो भी टेस्ट होते हैं वो क्वालिफाई करने पड़ते हैं। लाइक दैट अगर टोटल सर्विस 13 साल की हो गई तो तब आपको सार्जेंट की पोस्ट मिल जाती है, जिनका पेमेंट लगभग आपको अभी 75,000 के करीब होगा। और बाकी सुविधाएं अलग से होती हैं। जूनियर वारंट ऑफिसर को 17 साल में रखा गया है। वारंट ऑफिसर को, क्या ये गजेटेड ऑफिसर होते हैं जूनियर वारंट? हाँ, यहाँ से गजेटेड, जूनियर वारंट ऑफिसर से ऊपर सभी गजेटेड अफसर कहलाते हैं। इनका बाकायदा इंडियन गजट में नाम पब्लिश होता है। ठीक है बच्चों, जो आप अटेस्ट कराते हैं ना जगह जगह जाके, फिर खुद भी अटेस्ट करने लायक बन जाओगे जैसे ही है। क्या हर कोई सर इस रैंक तक पहुंच जाते हैं सब लोग? प्रोबेबली यहाँ तक सभी पहुंच जाते हैं, बल्कि यहीं पर नहीं,
बीच में से वे कमीशन अफसर बनने का भी चांस मिलते हैं। हाँ। डिफरेंट टेस्ट होते हैं और वहाँ पर डिपार्टमेंटली जो प्रमोशंस होते हैं वहाँ से कमीशन अफसर भी बन सकते हैं। यानी और जो एनडीए से जाते हैं लोग वो ये डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, बीच में ओके। मौका मिलता है हाँ। एयरमैन को भी। और मास्टर वारंट ऑफिसर के बाद भी इनको ऑनररी कमीशन ऑफिसर बनने का भी, जब 56 ईयर्स की एज होती है उस समय चांस मिलता है। जैसे आप भी बने हैं, जैसे मैं भी बना था उसी तो तरह से MWO से ऊपर रैंक मिली है सर को, यानी फ्लाइंग ऑफिसर, इससे ऊपर भी आप बन सकते हो अगर आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। सर्विसेज ग्रेड के अनुसार से अपना सिलेक्शन होता है, फिर आप जो है ना वहाँ पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट के, ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद तक भी पहुँच सकते हैं, जो एक बहुत ही गौरव मई जो ना पोस्ट होती है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, ओके बच्चों इसके बाद में ऑन सुपरनेशन, जैसे मैंने बताया 56 ईयर्स की एज हो जाती है, तो वारंट रैंक जो जूनियर वारंट अफसर एंड MWO यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इनको ये ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाई लेफ्टिनेंट का पद मिल सकता है। एयरमैन को बीच में भी ये प्रिविलेज मिलती है कि हायर स्टडी के भी बहुत चांस मिलते हैं, आप अच्छा कैरियर यहाँ पर अपना बना सकते हैं और ये ऑफिसर बनने के भी कई चांस होते हैं। बच्चों इतना सब होने के बाद भी एयरफोर्स आपको इतना देखभाल करता है जितना हम देश की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमें रहना खाना और मेडिकल कैंटीन फैसिलिटी से लगा करके रिटायरमेंट होने के बाद भी हमारा मेडिकल, हमें पेंशन दी जाती है। तो इससे बढ़ करके मुझे ऐसा कुछ भी कोई डिपार्टमेंट नहीं लगता। एयरफोर्स एक यूनिक डिपार्टमेंट है जो हमारी बहुत ही ज़्यादा देखभाल रखता है। और जहाँ तक भी इसके साथ ही हम आपको अगले क्लासों में आपकी मदद के लिए आएंगे, आपकी हर शंका को दूर करेंगे, हर एक छोटी से छोटी डाउट को लेकर के आपको ऐसा बनाएंगे कि आपके सपनों का साकार हो जाए और आप X या Y ग्रुप में अपने रुचि के अनुसार भर्ती हो जाएं। जी सर। और तो बच्चों आपने सुना सर से, जो खुद एक फ्लाइंग ऑफिसर हैं, 40 साल की नौकरी एयरफोर्स में की है सर ने, और एक्स ग्रुप से खुद भर्ती हुए हैं। और आप एक्स और वाई की अगर तैयारी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में ये बताते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, सिवाय एक डिफरेंस जो मेन है वो है सैलरी डिफरेंस। तो बच्चों सैलरी डिफरेंस जरूर 7 से 8 हज़ार रुपये का हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि 60 to 100 का तो बेसिक में ही फ़र्क, या बेसिक या टेक्निकल अलाउंस जो एक्स्ट्रा मिलता है, फिर उस पर कुछ और अलाउंस लग के तो वो 8-7 हज़ार का फ़र्क आ जाता है। यानी अगर आप बच्चों वाई ग्रुप में भर्ती होते हैं तो 45,000 रुपये आपकी सैलरी बनती है। अब आप सोचिए, अगर आप 18-19 साल की एज में नौकरी ले गए, वो भी ऐसी जिसमें 45,000 रुपये सैलरी हो, और बच्चे बाकी खर्चे सारे गवर्नमेंट देखती हो, स्पेशली मेडिकल में आदमी कंगाल हो जाता है बच्चों। हॉस्पिटल्स में जा जा करके इतना पैसा बर्बाद कर देता है अपनों के ऊपर, है ना बच्चों। बर्बाद भी नहीं है वो, पर लगाना पड़ता है। लेकिन यहां पर मेडिकल इतनी शानदार फैसिलिटी होती है, आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है अपनी फैमिली के लिए बच्चों। सारी देखभाल एयरफोर्स ही करती है। एयरफोर्स में बच्चों कैंटीन वगैरह की भी सुविधाएं होती हैं, जहां पर आपको बिना टैक्स के बहुत सारी चीजें घर लाई जा सकती हैं। यानी घर का सामान जो आपको, ये सोचिएगा 40% में ऑलमोस्ट पड़ जाता है, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार मंगवा के देखा है। तो बच्चों कुल मिलाकर के यानी 100 रुपए की चीज भी आपको 40 रुपए में मिल जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, सभी नहीं, कुछ ऐसा भी है कि भाई थोड़ी महंगी भी होती हैं, पर जो आम रेट है, बाहर मार्केट रेट है, उससे सब सस्ता होता है। तो ये सब ग्रोसरीज आइटम, ये ऐसा नहीं रिटायर के बाद नहीं खरीद सकते, रिटायर के बाद भी ये उस चीज को का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको डिफेंस में ही मिल सकती हैं। तो बच्चों एक्स ग्रुप वाई ग्रुप टारगेट चाहे कुछ भी करो, लेकिन सर मानते हैं, जैसे मैं पर्सनली सर से बात कर रहा था,
ये खुद एक्स ग्रुप से हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं रिकमेंड करूंगा वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में क्योंकि रिटायर होने के बाद भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आप यहां सिविल में भी हेल्प कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो चलिए, क्योंकि यहां एक्स ग्रुप में उतनी सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि एक्स ग्रुप में वहां टेक्निकल चीजें एयरप्लेन की होती हैं, यहां तो कोई फायदा है नहीं उसका, उस सिखाई का, क्यों सर। चलिए, तो ठीक है। तो बच्चों ये बहुत सारी बातें हैं, बट सर कहते हैं सर इतनी बातें बताना यहां ठीक नहीं है। चलिए, तो कोई बात नहीं, उनके पास में बहुत सारी होंगी, इसलिए सर हंस भी रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो बच्चों कुल मिलाकर के एज क्या है बच्चों, वो मैं पहली वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं, पहली वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम बच्चों पिन मैसेज में आ रहा होगा, वहां क्लिक करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी वीडियोस हम इसके ऊपर बनाएंगे उसमें शेयर होगा लिंक, ठीक है। तो सर कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज। बच्चों जैसा कि अभी बताया था एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, ऐसा एक्चुअली ज़्यादातर नहीं है। जो हर ट्रेड एयरफोर्स के लिए बराबर है और बाहर भी अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं खुद एक्स ग्रुप से हूँ, आज मैं कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में टेक्निकली हैंडल कर सकता हूँ और एक अपने अपने फील्ड की जो मान्यता है वो सब जगह बराबर होती है। मुझे अगर देखा जाए तो अकाउंट साइड में जीरो नॉलेज है, हाँ। और टेक्निकल में ठीक है, तो सब अपना अपना बराबर होती है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक यूनिक डिपार्टमेंट है, और इसमें इससे बढ़िया मुझे बाकी डिपार्टमेंट मुझे तो नहीं लगे थे। मैं भी प्रेफर करूँगा कि आप ज्वाइन करें, और जितनी मदद होगी हम आपको हर स्टेप पर देते रहेंगे। और आप भले ही कभी भी अपनी डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा पूरा नाम नरोत्तम सिंह है, और मैं इस चैनल पे आता रहूँगा और फेसबुक पर भी आता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपको किसी भी तरह से कोई भी समस्या, हम पूरा सहयोग करेंगे। और इसी के साथ ही मैं अभी अपना जो ना यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे, और अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद। ठीक है बच्चों, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।